बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात के हवाले से बात करेंगे। बड़े ज़बरदस्त अंदाज में आज पूरा दिन वहाँ पर वोटिंग जो है उसका सिलसिला जारी रहा। रिज़ल्ट्स जो हैं वो आना शुरू हो गए। ऑब्वियसली गैर सरकारी नतीजे हैं, गैर हतमी नतीजे हैं। थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे कि कहीं स्कर्दू के अंदर कुछ नाखुशगवार किस्म का वाक़या जो PTI और पीपल्स पार्टी के आपस में कोई कारकुनान का तसादुम जो था वो देखने को मिल रहा था। लेकिन बहरहाल अभी जो रिज़ल्ट सामने आ रहे हैं गैर हतमी गैर सरकारी, उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में इन इंतखाबात में आगे है और उसके बाद दूसरे नंबर पर फ़िलहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और ये बहुत लोग कह रहे थे जो वहाँ से जाकर रिपोर्ट कर रहे थे, जो ग्राउंड रियलिटी को सामने रखते हुए कह रहे थे, वो यही बात बताई जाती थी कि PTI और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक क्लोज कॉन्टेस्ट जो है वो मुतवक्के है। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप एक हिस्टोरिक पैटर्न को देखें, जो ट्रेडिशनली हम देखते हैं कि जो सेंटर जिसके पास होता है, जो वफाक में हुकूमत होती है जिस जमात की, वही आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हो या गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हो, वहाँ पर आपको कामयाब होती दिखाई देती है। लेकिन आज ऑब्वियसली इस पर तो बात होती रहेगी, साथ साथ रिजल्ट्स भी आते रहेंगे और ये भी देखेंगे कि ये जो गिलगित बल्तिस्तान में इतना ज़्यादा इस बार हमें कैंपेन के दौरान मोमेंटम नज़र आया है, इसकी क्या वजह है, क्योंकि आज से पहले इस कदर विगरस कैंपेन जो है वो हमें नज़र नहीं आई। और ख़ास तौर से ये जो एक अपोजिशन का एक फ़ोरम बना है PDM के नाम से, इस मूवमेंट के शुरू होने के बाद जो हमने देखा है कि पूरी सियासत ही इस वक्त आपको कशीदगी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। गो के गिलगित बल्तिस्तान का मिजाज ये नहीं है कि वहाँ पर एजिटेशनल पॉलिटिक्स नहीं की जाती है, लेकिन क्या वाकई इसका कुछ असर पड़ेगा पूरे मुल्क की सियासत पर भी? और जैसे कि तमाम ही जमातों ने धांधली का शोर मचा रखा है, इलेक्शन से पहले ही कहा जा रहा था, PMLN ने भी ये बात की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी इस हवाले से बात की गई कि धांधली हो रही है। आज भी ये कहा जा रहा है कि जी एक एक वोट जो है वो गिना जाना चाहिए। आज भी शकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है और ख़ुसूसी तौर पर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के वज़रा वहाँ जाकर बात कर रहे थे तो अपोजिशन की तरफ से ये रिजर्वेशंस जो हैं वो शो की गई। आज इन्हीं चीज़ों पर, इसी हवाले से गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन पर हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार मौजूद हैं, उनसे उनका तज्ज़िया जानेंगे। हमारे साथ सलीम बुखारी साहब हैं, मज़हर अब्बास साहब हैं और एहतशामुल हक साहब हैं। आप तीनों को हम प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मज़हर अब्बास साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं। आप क्या देख रहे हैं आज के इलेक्शन के हवाले से? क्या वो चीज़ें थीं जिनको सामने रखा होगा गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने, उनके शहरियों ने, उनके वोटर्स ने? वो क्या चीज़ें थीं कि जिस पर हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ वहाँ जाकर इलेक्शन कैंपेन करती रही हैं, अपोजिशन की जमातें हों या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुक्मरान जमात हो, आखिर वो फैक्टर्स क्या होंगे आज जिसकी बुनियाद पर कोई पार्टी इलेक्शन जीते या हारे की? शुक्रिया सादिया। देखिए, सबसे अहम बात यह कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शन ज़ाहिर एक बहुत अहम चीज़ होती है और मेरा ख्याल है कि जो कैंपेन चली, जिस तरह अब पोलिंग हो गई, काउंटिंग हो गई, रिज़ल्ट भी आ जाएगा, तो एक पीसफुल डेमोक्रेटिक प्रोसेस नज़र आता है इस पूरे उसमें। ये ज़रूर है कि शायद एक मरतबा फिर ये सवाल अपनी जगह मौजूद रहे कि हमारे यहाँ चाहे वो कौमी इलेक्शंस हों या सूबाई इलेक्शंस हों या जिस तरह अभी इलेक्शंस हो रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में या आज़ाद कश्मीर में जब इलेक्शंस होते हैं, एक जो बुनियादी नुक्ता है जिस पर कभी भी कोई गौर नहीं करता और कोशिश नहीं करता हमारे यहाँ तमाम सियासी जमातें, वो ये कि आज भी इलेक्शन कमीशन जो है वो उतना ताकतवर हमें नहीं नज़र आता, उसकी रिट हमें नज़र नहीं आती, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल ये पूरी कैंपेन थी। ये इलेक्शन कमीशन अपनी रिट जो है वो इस्टेब्लिश करने में कामयाब नहीं हुआ उसमें। जहाँ तक इलेक्शन के नताइज है, जिस तरह आपने खुद कहा कि ये रवायती तौर पे चाहे वो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन हो या गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन हो, इसमें आम तौर पे वही जमात को एज हासिल होती है जो इस्लामाबाद में हुकूमत में होती है। और मेरा ख्याल है कि देखना सिर्फ इतना है कि तहरीक इंसाफ कितनी नशिस्तें लेती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें कितनी नशिस्तें लेती हैं। अगर ये लैंडस्लाइड होती है
तो फिर मेरा ख्याल है ज़्यादा क्वेश्चन अपोजिशन की तरफ से उठेगा। अगर लैंडस्लाइड नहीं होती तो शायद उतने सवालात नहीं उठे जितने पहले हमें थी। इलेक्शन मेरे ख्याल में अगर पीटीआई जीतती है तो कोई खिलाफ तवक्को नताइज ये नहीं होंगे, ये उसी तरीके से होगा जिस तरह हमने मादी में देखा है। लेकिन इसका क्यों अपोजिशन इतनी, देखिए इसका एक बड़ा नेशनल पर्सपेक्टिव भी है, इसका इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव। अच्छा, और आपको लगता है कि अगर पीटीआई ऑब्वियसली जीत जाती है तो उस पर तो सवालात नहीं उठेंगे क्योंकि यही होता आया है माजी में, हुक्मरान जमात सेंटर जिसके पास है वो जीत जाता है, लेकिन अगर मार्जिन कम होता है जिस तरीके से अभी हमारे सामने दूसरे नंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आ रही है, तो उस पर फिर कहीं आपको लगता है कि सवालात उठेंगे? देखिए मार्जिन से मैं फिर वही कहूँगा कि नशिस्तें किसको कितनी मिलती हैं। अगर फ़र्ज़ करें पीपल्स पार्टी, नून लीग, दीगर जमातें बिल्कुल वाइप्ड आउट हो जाती हैं और लैंडस्लाइड मिल जाती है तहरीक इंसाफ को, तो फिर ज़रूर सवाल उठे और अपोजिशन की तरफ उठाए जाएंगे। वैसे भी उठाए जाते हैं, जो हमारे यहाँ ये भी एक रवायत है कि हमारे यहाँ बड़ा मुश्किल होता है नताइज को कबूल करना। और उसमें देखिए, या तो जब आप नताइज कबूल नहीं करते तो आपके पास ठोस शवाहिद होने चाहिए नताइज कबूल ना करने के, और उसके फोरम्स अवेलेबल हैं। मैं फिर ये कहूँगा कि चूंकि हम उन फोरम्स को स्ट्रॉन्ग नहीं करते और हम सिर्फ जो है वो बयान देते हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं। आप मौजूदा इलेक्शंस भी, मौजूदा मरकजी इलेक्शन भी देख लें कि पीटीआई 2018 में पीटीआई के खिलाफ पीपल्स पार्टी और अब पीडीएम इल्ज़ाम लगा रही है कि जी 2018 के इलेक्शन जो है वो उसमें धांधली हुई थी, लेकिन ऑन ग्राउंड आप वो चीज़ें नहीं प्रूव करते। क्योंकि मेरा ज़ाती तौर पे हमेशा ये रहा है कि इलेक्शंस में और अभी भी ऑब्वियसली वही आपको रद्द-ए-अमल अगर धांधली होती है और हर हारने वाली जमात जो है वो धांधली की बात करेगी, उस सूरत में आपको एक मुमकिन रद्द-ए-अमल दिखाने की जा रही है। सलीम बुखारी साहब, ये फरमाइएगा कि आपकी नज़र में आपको क्या लग रहा है, जिस अंदाज में इतनी ज़ोरदार इलेक्शन कैंपेन इस दफ़ा गिलगित बल्तिस्तान में हुई है, माजी में इस तरीके से नज़र नहीं आया। माजी में निस्बतन हम देखते हैं कि रिलैक्स्ड रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ और वफाक वाली हुकूमत को ऑब्वियसली यकीन होता था कि हम जीत भी जाएंगे, लेकिन इस दफ़ा ज़ाहिर मरियम बीबी भी गई, बिलावल साहब भी 20-25 दिन वहाँ मुसलसल रहे, मुख्तलिफ जगहों पर उनकी इलेक्शन कैंपेन्स चलती रहीं। सो व्हाट मेड दिस इलेक्शन सो डिफरेंट इन गिलगित बल्तिस्तान than previous ones? बहुत शुक्रिया आपका सादिया। मज़र ने काफ़ी हद तक तो मंजर कशी कर दी है। थोड़ा सा इजाफा मैं इसमें करना चाहूँगा। देखिए 4-5 पॉइंट हैं जिसके ऊपर हम आज के इस इलेक्शन को देख सकते हैं। एक इसका टर्नआउट है कि लोग किस एंथुसियाज्म के साथ आए। दूसरा ये है कि वहाँ पर रिगिंग के जो चार्जेस हैं, प्री इलेक्शन भी थे, जो बिलावल ने भी कहा और मरियम ने भी कहा कि वहाँ पर जो है वो प्री पोल रिगिंग जो हुई है, ख़ास तौर से मरियम औरंगज़ेब ने इंडिकेट किया था कि जी वो स्कर्दू के जो पोस्टल बैलेट्स हैं वो गालबन 700 कुछ हैं और वहाँ 1700 कुछ जो हैं वो इशू हो गए हुए हैं। ये भी, इसको भी मद्देनज़र रखना है। फिर आज के इलेक्शन के दौरान जो चार्जेस आएंगे अभी शाम तक सामने आ जाएंगे, उनको भी सामने रखना है। दूसरी बात यह है कि कैंपेनिंग कैसी हुई इस इलेक्शन के बीच। कैंपेनिंग तो भरपूर हुई है, चाहे वो पीपीपी थी, चाहे वो पीटीआई थी, चाहे वो पीएमएलएन थी। सबके जलसे बड़े बड़े कामयाब जलसे थे, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। अब देखना यह है कि वो जो क्राउड जलसों में आया है क्या वो वोटर्स में ट्रांसलेट होता है या नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल आपने भी और मदर ने भी ठीक कहा कि जो भी मरकज़ में हुकूमत होती है वो इलेक्शन जीत जाती है। ये हमारे यहाँ एक बाकायदा रवायत है। फाटा के इलेक्शन ले लीजिए, फॉर ईयर्स एंड ईयर्स। तो ये तो तयशुदा बात है कि क्या होना है, या इंडिपेंडेंट जीतेंगे या फिर वो पार्टी जीतेगी जो सेंटर में हुकूमत करने वाली पार्टी के करीब होती है। जो 2-3 चीज़ें और बहुत अहम है इस एतबार से, वो ये कि पीपल्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसके जो पाकिस्तान के अंदर उसकी हुकूमत है, चाहे वो बड़ा सूबा पंजाब है, चाहे केपीके है, फिर सेंटर है, उसमें उसकी परफॉर्मेंस जो है वो ज़रूर एक कंसिडरेशन रहेगी कि क्या वो इस किसी मेरिट्स की बुनियाद पर जाके वहाँ के वोटर्स के साथ बात कर रहे हैं कि हमने देखें दूध की नहरें बहा दी हैं पंजाब में, वहाँ कमाल हो गया, केपीके में कीमतें बिल्कुल
लोगों के कंट्रोल में हैं, कोई महंगाई नहीं है, कोई बेरोजगारी नहीं है। जितने भी मसाइल इनहेरिट किए थे उन्होंने ये कह के कि ये पिछले चोर खा गए, लूट गए, और 2-2.25 साल अब हो चुके हैं, किसी एक चीज की तरफ बेहतरी की सूरत हमें नजर नहीं आती है। तो मेरिट्स के ऊपर कि हमने ये कर दिया है इसलिए हमें वोट दें, बट आपको लगता है कि इस हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है, चाहे वो मरकज में है, केपीके में है या पंजाब में है, जिस पर ऑब्वियसली हम सभी सवाल उठाते हैं बहुत सारी चीज़ों के हवाले से, उसका कोई इम्पैक्ट या उसका कोई असर जो है वो होता है या होगा गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन रिजल्ट पर? मैंने इसलिए इसकी पॉसिबिलिटी की बात की है कि इमरान खान साहब ने अपने इलेक्शन कैंपेन में और कंटेनर पे खड़े होकर जितने भी वादे किए थे, मैं कहो तो मैं आपको एक लंबी लिस्ट 105 के करीब तो वो वादे हैं, उनके ऊपर 210 यू टर्न्स हैं। ये कंसिडरेशन होती है। एक आम आदमी ग्रास रूट लेवल पे ये सोचता है कि मैं किस आदमी पर एतबार करने जा रहा हूं या किस आदमी के बंदों के वादों पर एतबार करने जा रहा हूं, इसने वहां क्या किया है। ये एक बहुत बड़ी कंसिडरेशन है। शायद ये नजर नहीं आती होगी लेकिन ये जरूर है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो 2 अदवार रहे हैं वहां पीपल्स पार्टी के और PMLN के, उनकी अगर आप उन अदवार में परफॉर्मेंस चेक करें तो काम हुए हैं वहां, जिसका तज़किरा हमने जलसों में भी सुना। लेकिन ये फैक्ट है कि पीपल्स पार्टी ने भी बहुत काम किया वहां पर, PMLN ने भी किया। अब चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले इलेक्शन का ट्रैक रिकॉर्ड है सिर्फ 1 सीट जीतने का, वो अब वहां पर मेजॉरिटी, स्वीपिंग मेजॉरिटी उनको मिलती है कि नहीं मिलती है, दैट रिमेन्स टू बी सीन। क्योंकि अगर सीटें डिवाइड हो जाती हैं तो ये याद रखिए कि PTI और उसकी जो इत्तेहादी जमात है उनकी सीटें और उसके मुकाबले में दूसरी 3 बड़ी पार्टियों की, जिसमें PTI जो है वो मेजॉरिटी सीटें निकाल सकती है या नहीं, कि अकेली वो जमात वहां पर हुकूमत बना सके या फिर उनको इत्तेहादियों की, अलायंसेस की जरूरत पड़ती है, ये देखना अभी बाकी है। स्कर्दू GB1 से रजब अली हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट, ज़रा उनसे भी बात करते हैं। रजब, आप वहाँ की क्या सूरत हाल देख रहे हैं कि आज ऑब्वियसली बड़ी अच्छी अंदाज में हमने देखा कि वोटिंग वगैरह का सिलसिला तो चलता रहा, लेकिन अगर आपसे मैं जान सकूं कि ग्राउंड रियलिटी के वहाँ के लोगों को किन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, यानी अगर कोई जमात या सियासतदान, जो भी ऑब्वियसली हमने इलेक्शन कैंपेन के दौरान दावे, नारे और एक दूसरे पर इल्ज़ामात देखे, वो कौन सी 3-4 चीज़ें हैं जिसके बुनियाद पर गिलगित बल्तिस्तान के लोग आज किसी भी जमात को वोट कास्ट कर रहे होंगे? थैंक यू सादिया जी। बिल्कुल, स्कर्दू में जो है आज जो है इलेक्शन हुए और पुरअमन तरीके से तमाम हलकों में जो है लोगों ने वोट कास्ट किए। अगर हम स्कर्दू हल्का 1 की बात करें तो स्कर्दू में भी बिल्कुल जो है पुरअमन तरीके से जो है सुबह 8 से जो है 5 बजे तक जो है लोगों ने वोट कास्ट किए। इसके अलावा खवातीन की बड़ी तादाद जो है सख्त सर्दी के बावजूद जो है वो घरों से बाहर निकल आए और अपने अपने उम्मीदवारों को जो है वोट कास्ट किया। इसके अलावा दीगर हलकों की बात करें तो शिगर, गाछे, खरमंग और दीगर मज़ाफ़ती इलाकों में भी बर्फबारी के बावजूद जो है बड़ी तादाद में खवातीन और बुजुर्ग शहरियों ने जो है वो वोट कास्ट करने के लिए वो पुलिस स्टेशन पर पहुंचे। इस वक्त मैं स्कर्दू हल्का नंबर 1 में ही मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के कारकुनान के दरमियान जो है तसादुम हुई। अगर हम स्कर्दू 1 में रिजल्ट की बात करें तो इस वक्त तहरीक इंसाफ के राजा जलिया जो है वो पहले नंबर पर है, जबकि पीपल्स पार्टी के सैयद मेहदी शाह जो है वो दूसरे नंबर पर, जबकि मुस्लिम लीग के अकबर ताबान जो है वो तीसरे नंबर पर है, जो कि गैर रस्मी और गैर सरकारी नतीजा है। ठीक है, सही है। यानी PTI जो है वो अभी तक फिलहाल आपको लीड करती दिखाई दे रही है और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। वहां पे एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, क्वेश्चन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से आज प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं। मज़हर साहब, ऑब्वियसली जो हम पहले कह रहे थे कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात देख लें, गिलगित बल्तिस्तान के देख लें कि हुकूमत के मिड टर्म में जाकर ये इंतखाबात इन जगहों पर हो रहे होते हैं, क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है या आपकी नज़र में ऐसा होना चाहिए कि जो मुल्क भर में जो जनरल इलेक्शंस हैं उसके साथ इनको जोड़ दिया जाए? देखिए, अब अगर फर्ज करें पीटीआई जीत जाती है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि गिलगित बल्तिस्तान सूबा कब बनता है। और अगर सूबा बन गया तो जाहिर है फिर जिस तरह बाकी बांदा पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं उसी तरह ये वैसे ही जुड़ जाएगा। लेकिन क्योंकि इससे पहले ये वादे ज़रूर होते रहे, अब देखना ये कि इन वादों पे अमल कब होता है। हम तो अभी जनूबी पंजाब को सूबा बनते 2.5 साल में तो कोई पेशरफ नहीं हुई। अब उनको इस चीज़ से मुतमईन किया जा रहा है कि जी चूँकि वहाँ सेक्रेटेरिएट बना दिया गया है, वहाँ आपके काम है, लिहाजा नज़र नहीं आता, क्योंकि जनूबी पंजाब सूबा जिसे हम कहते हैं उस तरफ हमें कोई पेशरफ नहीं नज़र आ रही। अब गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन देखिए 2 इश्यूज पे बुनियादी तौर पे लड़ा गया, जो उनके इश्यूज हैं बुनियादी। एक ये कि अनएम्प्लॉयमेंट, यानी एक ऐसी जगह जहाँ के लोग जो है इंतहाई बाशऊर भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, वहाँ तालीम याफ्ता लोग भी हैं, लेकिन नौकरियाँ नहीं हैं। अब नौकरियाँ किस तरह, ज़ाहिर है 100% लिटरेसी रेट 100% लिटरेसी रेट आप सोचें, उसको वो जो है वहाँ अगर नौकरियाँ नहीं मिलेंगी तो लोगों की डिग्रियाँ जो हैं वो बेकार हो जाती हैं। दूसरा, इसीलिए वो सूबा चाहते हैं, इसीलिए वो चाहते हैं ताकि वो जुड़ें, ताकि वो उनको पाकिस्तान भर में नौकरियाँ मिल सकें, ताकि उनके सूबे में नौकरियों के जो है ज़राए पैदा हो सकें। वहाँ बड़ी रिच बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ जिस तरह हम वहाँ एक टेररिज्म का एक मसला एक ज़माने में रहा है, लेकिन अब वहाँ क्लाइमेट जो है वो बड़ा मुख्तलिफ है। वहाँ टूरिज़म बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, उस इंडस्ट्री को डेवलप किया जा सकता है। तो अब जो भी गवर्नमेंट वहाँ बनती है और अगर उसका मरकज़ के साथ जो है वो एक जोड़ होता है, तो पहली चीज़ ये कि पीटीआई कितने महीनों में गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाएगी। ये चैलेंज होगा पीटीआई गवर्नमेंट के लिए। अगर उन्होंने अपने 2.5 साल इस नारे में ही निकाल दिए तो फिर मेरा ख्याल है ये गिलगित बल्तिस्तान के साथ बड़ी ज़्यादती होगी। लेकिन अगर वो सूबा बना देते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए, चाहे गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई की गवर्नमेंट हो ना हो, बहुत मुश्किल होगा पीटीआई को फिर वहाँ से हराना। इसलिए कि जो भी गवर्नमेंट पिछली गवर्नमेंट्स बना देती तो शायद लोगों के लिए बड़े मसाइल हल हो जाते, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ मसाइल हल होते हैं या नहीं होते। सूबा जो है वो उनके लिए, अगर सूबा बनता है तो आपको ये कहने की ज़रूरत ही नहीं होगी कि जी जो है वो उस तरीके से कौमी इलेक्शन के साथ क्यों नहीं होते गिलगित बल्तिस्तान में। तो हम तो ये चाहते हैं इस चीज़ में, इसमें कुछ आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर आज़म हैं उनकी कुछ रिजर्वेशंस हैं और वो ज़ाहिर है जेन्युइन रिजर्वेशन है, उनको एड्रेस करना चाहिए। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान बाय एंड लार्ज, और देखिए ये सिलेक्शन की इम्पोर्टेंस अक्रॉस द बॉर्डर भी है। वहाँ इंडियन हेल्ड कश्मीर में जो सूरत हाल है उसको अगर सामने रखें तो उसमें हमें नज़र आता है कि कितना कैंपेन भरपूर हुई। बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी जीते ना ये जीते, बिलावल भुट्टो एक बहुत अच्छे कैंपेनर के तौर पे उभर कर सामने आए। मरियम नवाज साहिबा ने बिलेटेड कैंपेन की लेकिन भरपूर कैंपेन की। मेरा ख्याल अब ग्रेव दिखाना चाहिए। अभी हमें नहीं पता कौन पार्टी जीते ना जीते, लेकिन एक ग्रेव दिखाना चाहिए इलेक्शन की डिफीट को एक्सेप्ट करते हुए, या आपके पास इंतहाई ठोस शवाहिद हों कि जी इन हल्कों में धांधली हुई उसका कानून। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ऑब्वियसली एक हकीकत है कि हमारे यहाँ जो भी जमात हार रही होती है या हार जाती है वो कभी भी नहीं मानती, और धांधली जो है वो एक राग उसका अलापा जाता है। लेकिन जो ऑब्वियसली बात हो रही थी कि क्या ये इंतखाबात भी जनरल इलेक्शन के साथ जोड़ देने चाहिए, वो ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि आगे किस तरीके से अगर पीटीआई यहाँ पर जीतती है। सलीम बुखारी साहब, ये जो अबूरी सूबा बनाने का उनका ऐलान है, ऑब्वियसली लोगों के जहन में भी आज ये होगा, पीटीआई ने ये ऐलान कर रखा है, तो वो भी एक ऐसी
असम्बली चाहेंगे जहाँ से उनकी ये रेजोल्यूशन सूबे की पास हो सके और ऑब्वियसली फिर उसके बाद यहाँ पर आ सके पार्लियामान के अंदर और फिर जो भी ज़रूरी तरामीम हैं वो हो सके आइन के अंदर। आपको क्या लग रहा है कि ये कितना जल्दी मुमकिन हो सकेगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर यहाँ से जीत जाती है, उन्होंने एक उम्मीद दिला रखी है वहाँ के लोगों को, अबूरी सूबा बनाने का ऐलान कर रखा है। देखिए, हम कंपैरेटिव टर्म्स में बात कर सकते हैं। जनूबी पंजाब के सूबे के बारे में जो फैनफेयर था, जो एंथुसियाज्म था पीटीआई का, अगर आपको याद हो, 90 दिन में कहा था कि सूबा बना देंगे उसको, और अब जो सेक्रेटरीट दिया है, उन्हें सेक्रेटरीट नहीं चाहिए, उन्हें अपना चीफ मिनिस्टर चाहिए, उनको अपनी एक कैबिनेट चाहिए, उनको बाकायदा सूबे का स्टेटस चाहिए। तो ये जो लॉलीपॉप उन्होंने दिया उसको कोई वहाँ मानने के लिए तैयार नहीं, ना किसी ने माना है इसको। यही सूरत हाल जो है वो गिलगित बल्तिस्तान की भी है। पिछली हुकूमतों ने वादे किए थे, पीपल्स पार्टी ने भी वादा किया था। बट इसमें बुखारी साहब एक और चीज भी देख लीजिए कि अगर बन भी जाता है, फर्ज करें, मिसाल ऑब्वियसली कंपैरिजन नहीं बनता जिस तरीके से हमारे पास फाटा का था कि उनका इंतजाम आपने करना था सूबे में, केपी के साथ आपने वो जम कर दिए। लेकिन जैसे मजहर साहब भी बात कर रहे थे कि फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें डेवलपमेंट आपने देखनी है, अपने जॉब्स देखनी है। आपके तो जो वजीर आला केपी के हैं वो उन्होंने फाटा के इंतजाम के बाद कहाँ वहां का एक दौरा भी नहीं किया। तो आप सिर्फ इंतजाम करके या सूबा बना के कैसे फर्क ला सकते हैं लोगों की जिंदगियों के अंदर? देखिए, बात यह है कि एक तो आपकी सीरियसनेस चाहिए इसके लिए कि सूबा बन रहा है, फिर सूबा बनने की जो लवाजमात हैं अगर आप वही पूरे नहीं करते हैं तो वो तो फिर वहाँ के लोगों को भी धोखा देने की बात है। देखिए, ये जो गिलगित बल्तिस्तान का इशू है ये एक और इशू से जुड़ा हुआ है जिसका नाम कश्मीर है। जो कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट है, चाहे उसमें हमारा स्टांस है जो भी है, एक उसकी सेंसिटिविटीज भी हैं। तो सिर्फ खाली नारा मार देने से सूबा बनने नहीं जा रहा है। एक बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि मदर ठीक कह रहे हैं कि अगर वो बना देते हैं मिलाकर इसको सूबा और वो सारे लवाजमात भी पूरे कर देते हैं तो फिर वो तो उनकी हीरो पार्टी होगी ये, और ये हीरो लीडर्स होंगे इमरान खान साहब। मगर देखना फिर वही है कि क्या पहले वाले वादे जो हैं वो सब पूरे हो गए सब इन्हीं हवालों से जो किए गए थे या नहीं। दूसरा जो मजर ने कहा बिल्कुल ठीक है, वहाँ की बेरोजगारी का इशू है, लेकिन ये बात याद रखिए कि उनके अगर आप सिर्फ दो इश्यूज ले लें, एक तो ये कि आपके डिफेंस में वहाँ की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री एक पूरी डिवीजन की हैसियत रखती है, प्रॉपर डिवीजन तो नहीं है लेकिन बिग सेगमेंट ऑफ आर्मी, जिसने पूरे आपका जो नॉर्दर्न एरिया का बॉर्डर है उसको सिक्योर किया। वहाँ कोई दूसरे आदमी के लिए जाके वहाँ सर्वाइव करना ही मुश्किल होता है, सिर्फ वहाँ के लोकल्स ही सर्दी की उस शिद्दत को सह सकते हैं। और दूसरा टूरिज्म इतना बड़ा इनका अर्नर है इन सारी वैलीज का। आप देख लीजिए, हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, ये इनको कहा जाता है ये इलाके जन्नत है इंटरनेशनल टूरिस्ट की। तो उनकी अपनी इकोनॉमी बिल्ट हो सकती है प्रोवाइडेड कि हमारा यहाँ का इन्वेस्टर पीटीआई को इसका कोई एज हासिल होगा, क्योंकि आपने टूरिज्म का जिक्र किया तो वजीर आजम इमरान खान जो हैं वो बड़ा कीन नजर आते हैं। वो जहाँ पे भी जाते हैं वो टूरिज्म पे बहुत ज्यादा बात करते हैं, नॉर्दर्न एरियाज का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे फरोग होना चाहिए सयाहत को। कोई एज मिलेगा इसका पीटीआई को? ये इसी सूरत में मुमकिन हो सकता है कि पहले आप वहां पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए जो आपको चाहिए है। इंटरनेशनल टूरिज्म भी तभी आएगी, डोमेस्टिक टूरिज्म भी तभी आएगी जब आप वहां पर अलाउ करेंगे लोगों को जाके इन्वेस्ट करने में, और खुद हुकूमत अपना फोकस जो है वो उस रहेगी। तो इकोनॉमी उनकी चल सकती है। मैं बिल्कुल आपको वसूख से कह रहा हूँ। आई हैव बिन इन पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फॉर 2 years एज डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। मुझे उसके सारी सेंसिटिविटीज का भी पता है। वो आप ये देखिए, यूनाइटेड नेशन ने अब वो टूरिज्म को इंडस्ट्री नंबर 1, इट्स ओवर एंड अबव द ऑयल इंडस्ट्री। ये इतना बड़ा यानी रेवेन्यू अर्नर सेगमेंट है किसी भी सोसाइटी का। तो अगर इनके ऊपर तवज्जो दे दी जाए तो वो अपनी इकोनॉमी खुद बना सकते हैं। बात उनकी इकोनॉमी बनने की नहीं, बात ये कि आपने जो ऐलान किए हैं उसमें आपकी इंटेंशन जो है, आपकी सीरियसनेस का लेवल क्या है, ये देखना होगा। अगर ये सिर्फ स्लोगन है इलेक्शन जीतने का, सीरियसनेस का लेवल क्या है? बिल्कुल सही है। अल्लाह ही हाफिज़ जी। सही है। एहतशामुल हक साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एहतशामुल हक साहब, रियली सॉरी, बड़ी देर से ट्राई कर रहे थे लेकिन अब आपसे राब्ता हुआ है क्योंकि इस्लामाबाद में ऑब्वियसली आपको भी पता है कि मोबाइल सर्विस बंद है, सो हमें थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। एहतशाम साहब, आप
के कमेंट से ही आगाज़ करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से आपको क्या नज़र आ रहा है? अभी तो पीटीआई ऑब्वियसली जो हम देख रहे हैं कि लीड कर रही है, लेकिन आपके लिए इस इलेक्शन कैंपेन के अंदर जो जो बातें की गई, जितने ज़ोरदार अंदाज में कैंपेन हुई सारी जमातों की तरफ से, बड़े बड़े जलसे हुए, क्या चीज़ थी जो मुख्तलिफ थी और क्या चीज़ है जो आज ज़्यादा बड़ा किरदार अदा करेगी किसी भी सियासी जमात के जीतने में? अदिया, आपका बड़ा अच्छा सवाल है कि क्या चीज़ मुख्तलिफ थी। तो मेरा ख्याल है जो सबसे ज़्यादा मुख्तलिफ चीज़ थी वो प्रेसिडेंट ट्रंप थे, जिनका असर पाकिस्तान में भी हुआ। और लगता है कि ये जेफरसोनियन डेमोक्रेसी को जो मानने वाले लोग हैं, जिस तरीके से वो हमें तो लग रहा था हमारी सियासत का असर हो गया प्रेसिडेंट ट्रंप पे। अच्छा, बहरहाल जो कुछ आप कह रहे हैं उनका असर हम पे हुआ। देखिए, वहाँ पे हुआ थोड़ा सा असर। बोरिस जॉनसन जो हमारी वेस्ट मिनिस्टर डेमोक्रेसी है बरतानिया की, उसका भी असर आप देखते हैं थोड़ा बहुत इसमें आया। वहाँ पे भी एलिगेशन एक दूसरे पे लग रहे हैं। देखिए, सवाल ये है सादिया, बज़वर्ड यही है कि आपने देखा जब भी इलेक्शन यहाँ पे हुए, यहाँ पे धांधली आप देख लें। ये आप 70 के बाद 10 इलेक्शन हुए, मैंने सारे कवर किए हैं। सब इलेक्शन में धांधली की बात हुई है। कोई ऐसा इलेक्शन नहीं है कि जिसमें एक आ गया हो कि धांधली नहीं हुई। यहाँ पे भी आप देख लें। और ये तो अब डायनेमिक सबको पता है कि जिसकी सेंटर में हुकूमत होती है वहीं पे अपना जीबी में भी और आज़ाद कश्मीर में भी होती है। अभी देखें 2015 के इलेक्शन में यहाँ पे नून जीती थी, और उससे पहले आप देख लें 2009 में पीपल्स पार्टी, उससे पहले आप देख लें PMLQ थी वहाँ पे। तो ये सिलसिला चलता रहता है। आज की जो मुझे एक अच्छी बात लगी वो है कि जितना पुरअमन तौर पे हुआ, ठीक है, टर्न आउट यहाँ पे जीबी में कम रहा है, लेकिन खवातीन के वोटर, खवातीन भी बहुत तादाद में पहुंच पाई, बाकी लोग भी पहुंच पाए। सर्दी का एलिमेंट अपनी जगह पे है। अब सवाल इस वक्त है कि पहली दफा हमने देखा कि दो बड़ी पार्टियों की तरफ से बड़ी भरपूर कैंपेन की गई, उनके लीडरशिप की तरफ से। मरियम साहबा भी गई और बिलावल भुट्टो भी गए। बिलावल भुट्टो तो आप देख लें 2 हफ्तों से वहीं बैठे हैं, इस एक आध दफा इस्लामाबाद आए हैं। तो उन्होंने पूरी कोशिश की है कि वो किसी तरीके से, वो जो समझते हैं कि जो उनका पंजाब में बहुत नुकसान हो चुका है, वो कहते हैं किसी तरीके से कम हो, और उसकी शुरुआत यहाँ से जीबी से, गिलगित बल्तिस्तान से। उसके बाद उनका इरादा है कि जो हम रिकवर कर सकते हैं, अपनी पार्टी को वापस ला सकते हैं, पाँव पे खड़ा कर सकते हैं, पंजाब में वहाँ भी आए। और वो मुराद अली शाह कहते हैं कि 3 साल हमारे यहाँ पूरा जोर लगा रहे हैं कि नई आबादी की पार्टी को हम लेके आए अर्बन एरियाज में भी। तो मेरा ख्याल है ये तो सादिया एलिगेशन तो लगते रहेंगे। अभी 2 बयान जिस तरीके से उन्होंने दावा किया है, जीबी के केयर टेकर चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि जी कोई बता दे कि कहीं कोई धांधली हुई है। इसी तरह से इलेक्शन कमिश्नर भी यही बात कर रहे हैं। तो सवाल इस वक्त यह है कि पहली दफा जिस तरीके से नैरेटिव पाकिस्तान का जिस पार्टी का है, बिलावल भुट्टो साहब जिस तरह बात कर रहे हैं, मरियम साहबा, नवाज शरीफ साहब, वो वहाँ पे भी गया, वहाँ पे भी जाके उन्होंने उस तरह की तकरीरें की। लेकिन एक चीज है कि वहाँ पे ओवरवेलमिंग जो हम देख रहे हैं, जिस तरह कहा जा रहा है कि जी 23 का हाउस है, उसमें से 13 के करीब पीटीआई जीत जाएगी, 14 अगर ले ले तो ज्यादा कहते हैं मेजोरिटी आएगी तो कंफर्टेबली रह सकती है। तो मेरा ख्याल है अच्छी बात जो हुई है वो ये कि इलेक्शन का प्रोसेस वहाँ पे भी अब मुकम्मल होगा। अब ये अलहदा से बात है कि कोई इसको नहीं मानेगा, वो तो पहले ही से आपने देख ले ट्रिप और रिगिंग की पहले से आवाजें आती रही हैं, नहीं मानेंगे ऑब्वियसली। वो हमें नजर आ रहा है, वो हमें इलेक्शन होने से पहले से ही ये धांधली के इल्जामात जो है वो नजर आ गए थे। आपने कहा कि 13-14 सीटें पीटीआई जो है वो ले जाए तो कंफर्टेबली हुकूमत बना लेगी। अभी तक जो इतलात हैं उसमें 10 सीटों पर पीटीआई को लीड है। पीपल्स पार्टी PMLN 2 सीटें और आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो तकरीबन 4 हैं, जो कि मुख्तलिफ हलकों में इस वक्त अभी तक गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हमारे सामने आ रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से मैं ब्रेक ले लूँ एहतशाम साहब। अच्छा चलें 1 लाइनर प्लीज फरमाइए। 1 लाइनर का सिर्फ ये है कि जिस तरीके से इल्जामात लगे हैं उसको अगर सारे देखना शुरू करें कि ये इवेंचुअली जाके कहाँ पे बात रुकेगी, तो वो फिर पाकिस्तान के इलेक्शन पे भी बात आ जाएगी। उसके बाद फिर आगे देखते हैं कि मामला किस तरफ जाता है। जी ठीक है, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को हम यहीं से कंटिन्यू रखेंगे। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। गिलगित बल्तिस्तान ऑब्वियसली बहुत ही इम्पॉर्टेंट इलाका हर लिहाज से, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अबूरी सूबा बनाने का ऐलान कर रखा है। सीपैक भी ऑब्वियसली चाइना से अगर कनेक्ट होता है तो गिलगित बल्तिस्तान के रास्ते से ही कनेक्ट होता है। टूरिज़म की अभी बुखारी साहब बात कर रहे थे कि उस हवाले से बहुत बड़ा एक पोटेंशल है और वज़ीर आज़म उस हवाले से बात भी करते हैं कि सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करना चाहिए। मज़हर साहब ने कहा कि जॉब्स जो हैं वो वहाँ के लोगों को प्रोवाइड करना, 100% लिटरेसी रेट जिस इलाके का है वो बड़ा एक, जो भी वहाँ पर हुकूमत बनती है उसकी बड़ी अहम जिम्मेदारी ये उभर कर सामने आती है। एक चीज़ मज़हर साहब ये बताइएगा, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के ऑब्वियसली लोगों के हवाले से बात की जाती है कि वो एजुटेशन पे बिलीव नहीं करते, एजुटेशनल पॉलिटिक्स पे बिलीव नहीं करते, बड़े पुरअमन लोग हैं, अपने काम से काम रखेंगे। सियासत को भी वो जिस तरह हमारे बाकी सूबों की तरह और ख़ुसूसी तौर पे पंजाब में जैसे सियासत को बनाया जाता है वो उस तरह की सियासत वहाँ पर नहीं है। वहाँ पे बड़ी लोगों की कुर्बानियाँ हैं, मुहिब्बे वतन लोग हैं, बड़े शोहदा हैं। सो ये जो PMLN का एक नैरेटिव था जिसको ऑब्वियसली बड़े लोगों ने एंटी स्टेट नैरेटिव के तौर पे इंटरप्रेट किया, क्या इसको आपको लगता है कि वहाँ गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की तरफ से एंटरटेन किया गया होगा? देखिए, सुना तो ज़रूर गया होगा, और अगर गिलगित बल्तिस्तान जिस तरह के वादे किए गए हैं, तीनों जमातों ने जिस तरह के वादे किए हैं, जो भी जमात वहाँ बरसर इख्तिदार आएगी उन वादों को अगर पूरा नहीं किया जाएगा और एक मरतबा फिर हम आइंदा इलेक्शन में फिर एक गिलगित बल्तिस्तान को सूबे का नारा ही रहेगा तो फिर लोग और ज़्यादा गौर करेंगे। देखिए, जब आप लोगों के मसाइल हल नहीं करते, जब आप लोगों को नौकरियां नहीं देते, जब आप लोगों की जो अपलिफ्टिंग है वो हमें नज़र नहीं आती, जब लोगों के रोज़गार उन्हें नहीं मिलेगा, कारोबार में उनके वसअत नहीं होगी, तो फिर एक्सट्रीमिज़म जो है उसके लिए ये ब्रीडिंग ग्राउंड होता है। जब आप लोग नौजवान ख़ास तौर पे जब बिल्कुल इधर उधर भटकेंगे, महंगाई होगी। पीसफुल क्यों है ये लोग? पीसफुल इसलिए अब तक नज़र आते हैं कि एक तो पढ़े लिखे लोग हैं, 100% लिटरेसी रेट है, वो अब भी कोशा हैं इस चीज़ के लिए और कोशिशें कर रहे हैं कि चीज़ें उनके लिए बेहतर हों। अब टूरिज़म का मसला ये होता है कि टूरिज़म के कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से बड़ी रिच एरियाज़ हैं और इमरान खान क्योंकि खुद बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते रहे हैं विद इन द कंट्री, उन्हें ये पता है। लेकिन जो कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं टूरिज़म की, वो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ वो आउटलेट्स उस तरीके से डेवलप नहीं हुए, हमारे यहाँ वो जगहें डेवलप नहीं हुई, वरना तो ये दुनिया की वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री होती टूरिज़म के हवाले से। जहाँ इतनी साइट्स नहीं है दूसरे ममालिक में, वहाँ देखें टूरिज़म कितना फैल गया है। तो मेरा ख्याल है कि जब इस वक्त वो जो PMLN हो या पीपल्स पार्टी हो या पीपल्स, देखिए हम एक और फैक्टर भूल रहे हैं कि एक ज़माने में वो परवेज़ मुशर्रफ के बड़े जो है वो मद्दाह थे। परवेज़ मुशर्रफ ने अपने दौर में वहाँ गिलगित बल्तिस्तान में कुछ काम भी किया था, लेकिन जो बुनियादी चीज़ें हैं वो यही है कि अगर आपने इन नौजवानों को एक्सट्रीमिस्ट थॉट से बचाना है, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से बचाना है, तो खुदा के लिए इनको नौकरियां दें। पाकिस्तान में भी ये इशू है, जो लोग डायरेक्शन लेस होते हैं, जिन लोगों को नौकरियां नहीं मिलती, जो फाइनेंशियली क्रिपल्ड हो जाते हैं, वो या तो ड्रग्स में पड़ जाते हैं या वो एक्सट्रीमिस्ट लोगों के लिए, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के लिए वल्नरेबल हो जाते हैं। दैट्स ट्रू, बिल्कुल सही कि अगर आपने वहाँ के जवानों को बचाना है इस एक्सट्रीमिज़म से तो फिर आपको ऑब्वियसली उनको मौक़े फ़राहम करने पड़ेंगे, आपको जॉब्स फ़राहम करनी पड़ेंगी। और कोई भी जमात वहाँ पर इलेक्शन कैंपेन करती है या जीत जाती है, सो वो सिर्फ दावे और नारे सिर्फ उन जलसों की हद तक नहीं होने चाहिए, हुकूमत बनाकर आपको उन पर डिलीवर भी करना है। बुखारी साहब, ये जो बार बार धांधली की बात हो रही है गिलगित बल्तिस्तान से, अगर आप बाहर निकल कर भी देखें कि ओवरऑल जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सियासत चल रही है, जो PDM की इस वक्त अपोजिशन की एक मूवमेंट है, उसमें भी मैं मौलाना फजल रहमान का देख रही थी क्लिप, उन्होंने कहा कि इमरान खान को घर भेजने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फौरी इलेक्शन जो है वो करवा लेने चाहिए। यहाँ पर ये इलेक्शन कब
ऐसे हो पाएंगे कि हर कोई उसको एक्सेप्ट कर सके। ये कहना बड़ा आसान है कि इलेक्शन करा दें, भाई 20-25 अरब रुपए आप लगा दें इस मुल्क के और दोबारा से आप इलेक्शन करवा दें और उसके बाद फिर हारने वाली जमातें जो हैं वो कहें कि धांधली हो गई है। यहाँ पर ट्रांसपेरेंट और साफ शफाफ इंतखाबात की वो बात कर रहे हैं, लेकिन वो होंगे कैसे साफ शफाफ इंतखाबात? इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो आपको शिकायत हैं उनको दूर करने पे कोई नहीं आ रहा। वो रिफॉर्म्स बड़ा हम सुन रहे थे, इलेक्शन रिफॉर्म्स, वो कहाँ तक हुई उसका भी किसी को कुछ नहीं पता। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात पहली दफ़ा नहीं हुई है। इससे पहले भी बहुत हुकूमतों ने भी और अपोजिशन ने भी बात की उसके ऊपर, लेकिन कोई उसके ऊपर कोई आगे जो है ये बात बढ़ के नहीं दी। ये बेल जो है मंडे चढ़ी नहीं है। लेकिन दो बातें गौर से सुनने की हैं। एक तो ये है कि 2013 का इलेक्शन था तो उसके ऊपर धांधली का शोर जब पीटीआई ने मचाया था तो वो बिल्कुल ठीक था। 2018 के इलेक्शन के ऊपर कोई धांधली की बात करे तो ये बहुत गलत है। मेरी तो यही समझ में लॉजिक नहीं आती है, इसलिए कि जिन 4 हलकों का तज़किरा मौसूफ ने फरमाया था जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उन चारों के ऊपर फिर इंतखाब दोबारा हुआ था, आपको याद होगा, तो क्या नतीजा निकला उसका। तो एक बात तो ये है कि खुद जितना मर्जी शोर मचाए, दूसरा अगर कोई कहे तो उसको भी उतनी ही क्रेडिबिलिटी देनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात यह कि उस इलेक्शन में जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स आए हुए थे, अगर आपको याद हो, और जो कमीशन बना था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें किसी भी मेजर इलेक्टोरल रिगिंग की पॉसिबिलिटी को रूल आउट किया था उन्होंने, अगर मुझे अच्छी तरह से याद है, मेरा हाफिजा अगर मुझे सर्व करता है ठीक से। इरेगुलरिटीज की बात उन्होंने की थी, लेकिन जो पिछला इलेक्शन था उसके ऊपर ये हम भूल जाते हैं कि पीटीआई शामिल थी उन लोगों में कहने में जिन्होंने कहा था कि इलेक्शन में धांधली हुई है, इसलिए कि पंजाब में दे लॉस्ट। सो ये कोई ऐसी नई बात नहीं हो रही है पीटीआई के लिए जो उन्होंने खुद नहीं की हुई है, एक बात तो ये याद रखें। तो ये जो एलिगेशन है वो अपनी जगह है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो अपनी जगह है। रिफॉर्म्स एजेंडा इज द ओनली सोल्यूशन टू मेक श्योर कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो जाए, लेकिन दो बातें रिफॉर्म्स बिल्कुल होंगे अब तक का जो, लेकिन ये देख रहा हूं बातों की हद तक ही अभी तक हम सुन रहे हैं। ठीक है, वो सिर्फ टॉक है, नोबडी इज वॉकिंग द टॉक। मैं एहतशामुल हक साहब, लास्ट कमेंट सर इसी पे जरा आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स जरा दे दें आज के गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन पे। थोड़ा हमारे पाकिस्तान की मुफादी साहब ने जो बात की है, देखिए ये हमेशा यही हुआ है, जिस तरीके से हुकूमतें उनको बुलाती रही है। अभी गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन, यहाँ तो फौज नहीं आई, यहाँ तो आप देख लें पुलिस और बाकी एजेंसियां उन्होंने सारा यहाँ पे काम किया। अब असल मसला है कि पीटीआई का गवर्नमेंट साथिया ये हुआ कि अफवाज पाकिस्तान इस दौर में जरूरत से ज्यादा उसका एक्सपोजर हुआ, वरना हर दौर में आप देख लें, ज़लज़ले हो, कोई कैटास्ट्रॉफी हो, इवन आप कराची में जाके नाले भी उन्होंने साफ कर दिए फौजी लोगों ने। अब देखें ना, मसला ये है कि फेलियर हो गया हर चीज का। अब ये कराची का बिलावल भुट्टो वाला और ये अपना वाक़या ना होता, कैप्टन सफदर का भी अगर पुलिस का कोई रोल होता, हर लिहाज से तो जिस तरीके से हमारी पॉलिटिकल एलीट ने पॉलिटिसाइज किया है पुलिस को और बाकी इदारों को, उसके बाद एक ही अदारा रह गया जिसकी तरफ पलट के देखें तो वही आपको वही नजर आ रहा होता है। तो मेरा ख्याल है ये हर बात की गलती है। राइट, आई हैव टू, अनफॉर्चुनेटली एहतशामुल हक साहब टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। आपका, मजहर अब्बास साहब का, सलीम बुखारी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।